अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन, तो पहले इसके डिफिनीशन को समझिएगा, इस टर्म को अच्छे से समझिएगा। प्यूरिफिकेशन वर्ड को यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझना है। तो जैसे मान लिया जाए एक कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाया गया, कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाया गया, तो जनरली होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस अमाउंट में, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बोला जाए कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज हैं, कुछ इम्प्योरिटीज हैं या एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस अमाउंट में हो या कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये इम्प्योरिटीज को या इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना, लेकिन ध्यान दीजिए कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है। ये इम्प्योरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, ठीक है ना। वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा इम्प्योरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट को रिड्यूस करना है, रिड्यूस ये नहीं कि रिमूव करना है, तो वैसा प्रोसेस या वो मेथड जिस प्रोसेस के द्वारा इम्प्योरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट को रिड्यूस करते 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 रिक्वायर्ड मिनिमम तक लेकर आना, रिक्वायर्ड मिनिमम तक लेकर आना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ध्यान देना है, कोई इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, उसको रिमूव करते 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 एक रिक्वायर्ड मिनिमम तक लेकर आ जाना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के दो इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग पढ़ेंगे। एक मेथड हम लोग का है डायलाइसिस और दूसरा मेथड हम लोग का है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस दोनों मेथड बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझने वाले हैं। तो चलिए, लिखने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझें, अभी तक जो पॉइंट पढ़े उसको दोबारा रिपीट किया जाए। तो किसी भी इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को लिया जाए तो उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं या इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सेस अमाउंट में है, उनके अमाउंट को धीरे धीरे रिड्यूस करते 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 एक रिक्वायर्ड मिनिमम पर तक लेकर आना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के मेनली दो मेथड होते हैं, कौन कौन से? डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस। चलिए हम लोग पढ़ते हैं जो अभी तक बताया गया था डिफिनीशन में। पढ़िए, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, रिमूविंग वर्ड नहीं है, रिड्यूसिंग वर्ड यहां पर दिया गया है। तो हमें इम्प्योरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, उसके अमाउंट को रिड्यूस करना है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट टू ए रिक्वायर्ड मिनिमम। तो इम्प्योरिटीज या एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट को रिड्यूस करते करते एक मिनिमम, रिक्वायर्ड मिनिमम तक लेकर आना है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और मेनली इसके दो मेथड हैं, एक हम लोग का डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस। और भी कुछ मेथड है, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डायलिसिस पर हम लोग आते हैं, डायलिसिस पर आते हैं। इस फिगर पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये जो हम लोग बैग देख रहे हैं, ये एक सूटेबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसको हम लोग डायलाइजिंग मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी बैग में कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया गया है। पहले फिगर पर ध्यान दीजिए, ये कोलॉइड के पार्टिकल हैं, ये भी कोलॉइड का पार्टिकल है, ये भी कोलॉइड का पार्टिकल है। और ये सब, ये जो छोटे छोटे डॉट हैं,
ये क्रिस्टलॉइड या इनको ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। एक नया वर्ड अब यहां से ध्यान में रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन का पुराना नाम इसे क्या बोला जाता था, तो क्रिस्टलॉइड बोला जाता था। तो कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स, ये भी क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स हैं। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखाए गए हैं वो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स हैं, और ये जो बिगर पार्टिकल दिखाया गया है ये कोलॉइड का पार्टिकल है। अब ये जो मेम्ब्रेन हम लोग का लिया गया है, इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ध्यान में रखिए मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट, इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स हैं, इस पोर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स पास कर पाते हैं। ये बिगर पार्टिकल, कोलॉइड के पार्टिकल इस पोर्स से या इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं। तो डायलिसिस का कॉन्सेप्ट समझिए। हमें जिस कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना है उसे एक सूटेबल बैग में लिया गया जो किसी मेम्ब्रेन का बना होता है। इस बैग को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। इस बैग को हम लोग डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से बिगर पार्टिकल पास नहीं कर पाते हैं। जिस पार्टिकल का साइज पोर्स के साइज से छोटा होता है वही पार्टिकल मेम्ब्रेन से पास कर पाता है। तो इस मेम्ब्रेन से इसमें जो पोर्स हैं सिर्फ और सिर्फ ये क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल, ये क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल, या दूसरे तरीके से बोला जाए जो यहाँ पर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटीज या जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो इस पोर्स से सिर्फ और सिर्फ इम्प्यूरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट ही पास कर पाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि ये जो मेम्ब्रेन हम लोग का लिया गया है इसमें जो पोर्स हैं उससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट या इम्प्यूरिटीज पास कर पाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, बोला जाए कि ये जो हम लोग का क्रिस्टलॉइड का पार्टिकल है, ये जो इम्प्यूरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इम्प्यूरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट है पोर से निकल कर यहाँ आया वाटर में। यहाँ से फ्रेश वाटर का फ्लो कंटिन्यूअस है, तो इस साइड से फ्रेश वाटर का फ्लो कंटिन्यूअस जा रहा है। अब यहाँ पर फ्रेश वाटर में हम लोग का क्रिस्टलॉइड या इम्प्यूरिटीज के पार्टिकल आ रहा है, तो ये इम्प्यूरिटीज के पार्टिकल फ्रेश वाटर में जब आ रहे हैं और ये फ्रेश वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो है, ये इनलेट और ये आउटलेट। तो जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो उस वाटर में फ्रेश वाटर के साथ साथ क्या होगा, तो इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था हम लोग का डायलिसिस का, कि डायलिसिस हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ से फ्रेश वाटर आया, यहाँ पर हम लोग का क्या प्रेजेंट है, तो इम्प्यूरिटीज वाले पार्टिकल्स या इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्टिकल्स डिफ्यूज कर आ गए हैं और वो यहाँ से फ्रेश वाटर के साथ साथ क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब पढ़िए पूरे सेंटेंस को। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजोल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन, वो जो सुटेबल मेम्ब्रेन था उस सुटेबल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह रहे हैं, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। ये एक बैग है, बैग किसका बना हुआ है, किसी सुटेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। द एपरेटस यूज्ड, इस पर्पस के लिए जो हम लोग एपरेटस यूज करते हैं इज कॉल्ड डायलाइजर। तो इस पर्पस के लिए जो एपरेटस यूज किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइजर कहते हैं। डायलिसिस का यूज आप लोगों ने सुना होगा ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, तो ये एग्जांपल याद रखना है। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग डायलिसिस का यूज करते हैं। चलिए तो पहले इतना उतारिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोग बताया गया था वही यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है, तो ध्यान दीजिए। द मॉलिक्यूल्स और आयंस डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू आउटर वाटर। मैंने बताया भी था भाई, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं।
तो स्पोर्स के थ्रू ये क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल या इम्प्योरिटीज या बोले तो मोलिक्यूल्स या आयंस क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, मतलब ये डिफ्यूज कर कर कहाँ आ गए, वाटर में आ गए, और ये फ्रेश वाटर इधर से आया, इनको लेते हुए इधर से क्या हो गया, वो निकल गया। तो पढ़िए, द molecules और ions diffuse through membrane into outer water and pure colloidal solution is left behind। इसका एक important application कौन सा है, तो it is used for the purification of blood, ये याद रखना है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, dialysis is not applicable for non electrolytes like glucose, sugar etc। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे में ग्लूकोज, शुगर, इन सब के लिए डायलिसिस वाला प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसको पूरा उतारिए, हम लोग नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसको पढ़ने से पहले यहां फिगर समझिए। डायलिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रोडायलिसिस थोड़ा सा फर्दर इंप्रूवमेंट है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोडायलिसिस ये प्रोसेस हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग का जो डिजोल्व इम्प्योरिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो ध्यान में रखते हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस ये तभी यूज किया जाता है जब हम लोग का जो इम्प्योरिटीज हो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट हो। एक्चुअल में है क्या, डायलिसिस का एक डिमेरिट है, एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, ये प्रोसेस होता बहुत स्लो है। तो डायलिसिस जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो होता है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यहाँ पर फिगर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है फिगर में। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इधर एनोड और इधर कैथोड लगाकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो डायलिसिस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर कर डायलिसिस किया जाए, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किया जा रहा है उसी को इलेक्ट्रोडायलिसिस बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रोडायलिसिस ये प्रोसेस हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग का डिजोल्व सब्सटेंस जो भी इम्प्योरिटीज है वो ओनली इलेक्ट्रोलाइट है। तब होगा क्या भाई, ये जो मेम्ब्रेन है, बैग जिस मेम्ब्रेन का बना हुआ है उसमें जो पोर्स हैं उस पोर्स के थ्रू आयंस डिफ्यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो पॉजिटिव आयन है ड्यू टू अट्रैक्शन वो कैथोड की ओर जाएगा, जो निगेटिव आयन है वो ड्यू टू अट्रैक्शन किधर की ओर जाएगा, तो एनोड की ओर जाएगा। तो ड्यू टू अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन के कारण से हम लोग का डायलिसिस थोड़ा क्या हो जाएगा, यहां पर फास्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में ये पॉइंट याद रखना है, अनायन एनोड की ओर मूव करने लगता है और कटायन किधर की ओर मूव करने लगता है, कैथोड की ओर। याद कैसे रखिएगा, तो अनायन और एनोड, अनायन और एनोड दोनों में ए कॉमन है, ए फॉर अनायन ए फॉर एनोड। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में अनायन किधर की ओर जाने लगता है, एनोड की ओर, और कटायन किधर की ओर जाने लगता है, कैथोड की ओर। तो सी फॉर कटायन और सी फॉर कैथोड। ध्यान दीजिए, ए फॉर अनायन ए फॉर एनोड, सी फॉर कटायन सी फॉर कैथोड। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में अनायन एनोड की ओर मूव करने लगता है, कटायन कैथोड की ओर मूव करने लगता है। और ये बताइए, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया जाए तब तो ये रैंडम मूवमेंट होगा, प्रोसेस थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाएंगे, ड्यू टू अट्रैक्शन आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही ड्यू टू अट्रैक्शन आयन का मूवमेंट बढ़ जाता है, डिफ्यूजन का रेट फास्ट हो जाता है, और कटायन कैथोड की ओर, अनायन एनोड की ओर। इधर से फ्रेश वाटर हम लोग का फ्लो कर रहा है, वो फ्रेश वाटर इलेक्ट्रोलाइट को लेते हुए क्या होता है, निकल जाता है। अब पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज जनरली स्लो। डायलिसिस का प्रोसेस जनरली क्या होता है, स्लो होता है। इट कैन बी मेड फास्टर। कैसे फास्ट बना सकते हैं, बाई अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इम्प्योरिटीज
आर ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर इम्प्योरिटी जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, तब ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इट इज देन कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में आयंस का मूवमेंट कैसे होता है, तो अनायन एनोड की ओर और कटायन कैथोड की ओर। चलिए फिगर भी आप लोगों को उतार लेना है, ये लिखने के बाद फिगर भी आप लोगों को बना लेना है। फिगर में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, इधर एनोड और इधर क्या लगा हुआ है हम लोग का, कैथोड। आयंस का मूवमेंट देखिएगा, अनायन एरो के डायरेक्शन से एनोड की ओर, कटायन एरो के डायरेक्शन से देखिए किधर जा रहा है, कैथोड की ओर। चलिए कोलॉइड्स को प्यूरिफाई करने का, कोलॉइड्स के प्यूरिफिकेशन का तीसरा मेथड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाम से ही ध्यान रखिएगा, फिल्ट्रेशन मतलब यहां पर फिल्टर पेपर का यूज किया जा रहा है। तो पढ़ते हम लोग, और जो फिल्टर पेपर है स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर। सेंटेंस को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लोग करते क्या है कि जो इम्प्योरिटीज हैं या जो भी हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है उसका सेपरेट करने का प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग इसे फिल्टर करते हैं। वो स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स है, उस फिल्टर पेपर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज ही पास कर पाते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर पाते हैं। तो पढ़िए, ultrafiltration is the process of separating the colloidal particles by a specially prepared filters। तो बस एक वर्ड ध्यान रखिएगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब यहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। वो जो फिल्ट्रेशन हो रहा है कैसे, फिल्टर पेपर के द्वारा, तो उसको स्पेशली प्रिपेयर्ड किया गया है इसी पर्पज से। which are permeable to all substances except the colloidal particles। मतलब इस फिल्टर पेपर के थ्रू सारे सब्सटेंस परमिएबल पास कर सकते हैं, एक्सेप्ट कोलॉइडल पार्टिकल्स वहां से पास नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फिल्टर पेपर बनाया गया है इससे सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स को छोड़कर बाकी सारे पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर सकता है। ये भी एक स्लो प्रोसेस है, पढ़िए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए स्लो प्रोसेस। तो ये था हम लोग का कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई करते हैं उसके कुछ मेथड, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग को ध्यान में रखना है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में शॉर्ट में याद रखिए, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स का यूज करते हैं, और जो स्पेशली प्रिपेयर्ड जो फिल्टर्स होते हैं उसके थ्रू कोलॉइडल पार्टिकल्स को छोड़कर बाकी सारे पार्टिकल्स पास कर सकते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है, तो स्लो प्रोसेस है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आने वाला है कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज पर, तो ये कुछ जैसे शुरू में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टिंडल इफेक्ट ये सब कुछ नाम आया था, तो अब ये समय आ गया है कि हम लोग टिंडल इफेक्ट इन सब चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। तो ऐसे टिंडल इफेक्ट ही नहीं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज को डिटेल से समझेंगे।